उधर डुप्रेट फैमिली में डायलन डूपर दूसरा बेटा जाने की तैयारी कर रहा था। सिसिलिया बालकनी पर खड़ी उन्हें देख रही थी। आखिरकार मेरे भाई एम्प्रेस के बैंक्वेट में शामिल होने का फैसला कर लिए, वो धीरे से बोली। मीना, उसकी मेड ने जवाब दिया। राजकुमार बड़े बेवकूफ लगते हैं। तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए उनके बर्ताव से, क्योंकि हिज हाइनेस कार्लाइस इतनी अचानक प्रीवोस्ट वापस गए हैं। सिसिलिया ने मन में ही सोचा, ये पहले के गांव वाले, उनकी वजह से मेरे भाई एक दौलत बर्बाद कर बैठे सिर्फ इनविटेशन के लिए। मुझे यकीन नहीं होता कि दुप्रेट फैमिली का बड़ा बेटा इतना घटिया है। अगर हम इस परिवार को मेरे भाइयों पर छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ राज्य के लिए पैसा कमाने वाली मशीन बन जाएगी जो एक दिन टूटकर गिर जाएगी। उसके विचार एक सेवक के आने से रुके। माय लेडी, एक मेहमान आपसे मिलना चाहता है। मेहमान? उसने पूछा। मैं आज किसी की अपेक्षा नहीं कर रही थी, सिसिलिया ने कहा। ये लेडी विवियाना है, सेवक ने बताया। वो कह रही है कि उनका आपसे मिलना जरूरी है। सिसिलिया ने साइन किया और विवियाना से मिलने गई। ये आउटफिट तुम पर अच्छा लग रहा है लेडी विवियाना, उसने कहा। सिसिलिया ने ठंडे से जवाब दिया। मैं सोच रही थी कैसे तुम राजधानी में घूम रही हो बिना रॉयल गार्ड्स के पकड़े। विवियाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो मुझे मारना चाहते तो कभी भी कर सकते थे, पर उन्होंने इग्नोर करना ही बेहतर समझा। मैं क्राउन प्रिंस को पश्चाताप दिलाना चाहती हूँ, जैसे उसने छोड़ दिया। मैं एम्प्रेस और उसके बेटे को गिराऊंगी जिन्होंने मुझे ऐसे जीने पर मजबूर किया। तो मतलब तुम्हें मेरी जरूरत है? सिसिलिया ने शक से पूछा। विवियाना ने सर हिलाया। नहीं, मेरा बदला मेरा खुद का है। मैं तुमसे प्रिंस कार्लाइस के लिए मदद मांगने आई हूँ। जैसे तुम जानती हो, वो प्रीवोस्ट के लिए गए हैं। तुम्हारी मदद चाहिए उसे वापस राजधानी लाने में। सिसिलिया ने कड़वा हंसी हंसकर बोली, तुम मुझे कुछ ज्यादा होशियार नहीं समझ रही? प्रिंस खुद वहां गए हैं। लॉर्ड राफेल और लॉर्ड लियोनिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की होगी, और मैं सिर्फ डुप्रेट परिवार की छोटी बेटी हूँ। अब जब ये स्पष्ट है कि प्रिंस कार्लाइस ने काउंटेस परवेज चुनी है, तो मेरे पास एम्प्रेस बनने का कोई चांस नहीं। विवियाना ने आंखें सिकुड़ कर कहा, तुम्हें किसी की पत्नी होने की जरूरत नहीं है ताकत पाने के लिए। सिसिलिया हैरान हुई। विवियाना करीब झुकी, तीखी आवाज में बोली, साम्राज्य के कानून महिलाओं को परिवार की संपत्ति पर नियंत्रण लेने से रोकता नहीं है। प्रिंस कार्लाइस को उसका फेवर सिक्योर करने में मदद करो, और जब वो सम्राट बनेगा तुम डुप्रेट परिवार की मुखिया बन सकती हो। ये असंभव है, सिसिलिया ने प्रोटेस्ट किया। मेरे तो बड़े भाई है, विवियाना ने नफरत भरी आवाज में कहा। राजधानी में सब जानते हैं कि वो बेवकूफ है। तुम्हारे पास पोटेंशियल है। क्या ये न्याय नहीं कि तुम्हें अपनी सही पोजीशन सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम एक लेडी हो? सिसिलिया ने थोड़ी देर सोचा। क्या मैं सच में डुप्रेट परिवार की मुखिया बन सकती हूँ? मैं सोचूंगी इस बारे में। विवियाना मुस्कुराई। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे जैसी गलती नहीं करोगी लेडी सिसिलिया। कुछ दिन बाद लियोनिल और कार्लाइस जरूरी बातें डिस्कस कर रहे थे। मैं विश्वास नहीं कर सकता तुम यहाँ काउंटेस परवेज के टेम्परेरी लॉर्ड बनकर रुक रहे हो। तुम सच में राजधानी वापस नहीं जा रहे? लियोनिल ने पूछा। अभी के लिए यही सही है, कार्लाइस ने जवाब दिया। अचानक लियोनिल ने जमीन पर कुछ देखा। कार्लाइस ने मुड़कर देखा। जमीन पर जादू के चक्र बने हुए थे। ये क्या है? कैसे जादू का चक्र है ये? मैं नहीं समझ पा रहा। ये समनिंग स्पेल
है या कोई कनेक्शन चैनलिंग सर्कल? क्या ये किसी एम्प्रेस के आदमी ने बनाया होगा क्या? कार्लाइस ने जादू के चक्र को देखते हुए कहा, अगर वो लोग ये काम शुरू से कर सकते थे तो फिर जंगली लोग सरहद पार करके क्यों आते थे? लियोनिल ने सर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। पिछला एनग्राम अटैक 15 महीने पहले हुआ था। ये चक्र उसके बाद ही बनाया गया होगा। कार्लाइस के दिमाग में सोच चली। 15 महीने पहले, तब हम राजधानी में थे। एम्प्रेस के दूत आए थे, जिनमें गैब्रियल नॉक्स भी था। क्या उनमें से किसी ने ये चक्र लगाया था? फिलहाल प्रीवोस्ट को संभालने पर ध्यान देते हैं, उसने कहा। क्या राजधानी से कोई संदेश आया? लियोनिल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने राजधानी से दवाइयाँ मंगवाई थी, पर लगता है अब ज्यादातर नोबल फैमिलीज एम्प्रेस और मैथ्यूस के हुक्म मान रहे हैं। कार्लाइस ने गहरी सांस ली। लगता है ये सब मेरे प्रीवोस्ट लौटने की वजह से हो रहा है। तभी लियोनिल ने खिड़की से बाहर देखा और हैरानी से बोला, योर हाइनेस, ये तो विश्वास करने लायक नहीं है। कोई प्रीवोस्ट में ऐसी हालत में भी आ रहा है। कार्लाइस ने मुड़कर देखा। एक गाड़ी कैसल के गेट के सामने रुक रही थी। कौन है? उसने पूछा। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से सिसिलिया डू प्रैट बाहर आई। थोड़ी देर बाद कार्लाइस मीटिंग रूम में बैठा था। उसके साथ गिल्स और सिसिलिया भी मौजूद थे। सिसिलिया शांति से चाय पी रही थी। जब कार्लाइस ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ दोबारा आओगी। सिसिलिया ने जवाब दिया, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि कुछ जरूरी बात करनी है, योर हाइनेस। कार्लाइस ने थोड़ा हैरानी से पूछा, कैसी बात? सिसिलिया बोली, राजधानी का माहौल अच्छा नहीं है। एम्प्रेस खुले आम इंपेरियल सेना को मजबूत कर रही है और सभी नोबल्स बेचैन हो रहे हैं। ऐसे में लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं क्योंकि आप प्रीवोस्ट में रुके हुए हैं। कार्लाइस ने शांत स्वर में कहा, मुझे उम्मीद थी। मुझे पता है कितने सारे नोबल्स अब एम्प्रेस के पक्ष में चले गए हैं। सिसिलिया गुस्से में अचानक बोल उठी, लेकिन क्यों? कार्लाइस ने शांत रहकर कहा, मुझे पता चला कि काउंट दुप्रैत के दोनों बेटे भी एम्प्रेस के साथ मिलने की सोच रहे हैं। सिसिलिया ने गुस्से में जवाब दिया, वो मेरे दोनों बेवकूफ भाइयों का अपना खुद का फैसला है। मैं यकीन दिलाती हूँ, दुप्रैत परिवार आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, योर हाइनेस। कार्लाइस ने अपनी चाय का घूंट लिया और बोला, फिर भी दुप्रैत परिवार के उत्तराधिकारी एम्प्रेस के बैंक्वेट में बिना बुलाए शामिल हुए थे। सिसिलिया कुछ पल चुप रही, फिर दांत बींचकर बोली, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उन दोनों नालायकों को कभी भी अपने परिवार का उत्तराधिकारी नहीं बनने दूंगी। कार्लाइस ने पूछा, तो तुम क्या करना चाहती हो? सिसिलिया ने दृढ़ आवाज में कहा, जब आप तख्त पर बैठेंगे, मुझे डुप्रैत परिवार की मुखिया बना दीजिए। कार्लाइस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है ये राजद्रोह है ना? सिसिलिया ने सीधे आंखों में देखकर कहा, हाँ, मुझे पता है, पर मैं यही रहूंगी और आखिरी पल तक आपकी मदद करूंगी। मैं डुप्रैत परिवार के सभी संबंध और सारे राज आपके लिए इकट्ठा करूंगी। उसने एक लिफाफा कार्लाइस को दिया। उसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। जैसे ही उसने लिफाफा दिया, उसके दिमाग में विवियाना के शब्द गूंज उठे, मैं तुम्हें सहारा दूंगी और तुम्हें दुप्रैत परिवार की मुखिया बनने में मदद करूंगी। सिसिलिया ने तब सोचा था, दुप्रैत परिवार की मुखिया? मेरे पिता ने मुझ पर विश्वास करके मुझे डवटेल संभालने दिया था, तो फिर एयरशिप भी मैं ही संभाल सकती हूँ। ये राज्य जितना दिखाई देता है उतना सीधा नहीं है। उसने तब महफिल में एक
कोने की टेबल पर बैठकर सोचा था, मुझे ये सब पहले ही जांच लेना चाहिए था। इतनी सारी फैमिलीज एम्प्रेस के बैंक्वेट में शामिल हो गई। मुझे पहले ही कुछ करना चाहिए था। तब उसकी मेड मीना भागती हुई आई। माय लेडी, आप जाग गई? हे भगवान, आपने रात भर नींद नहीं ली? सिसिलिया ने कहा। नहीं, गाड़ी तैयार करो। पर कहाँ जा रही है आप? मीना ने पूछा। सिसिलिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, प्रीवोस्ट। उसकी कहानी सुनकर कार्लाइस ने कहा, तो तुम कह रही हो ये सब जानकारी तुमने अकेली इकट्ठा की? सिसिलिया ने सर हिलाकर कहा, हाँ योर हाइनेस। कार्लाइस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे सीधे और हिम्मत वाले लोग बहुत पसंद है सिसिलिया। सिसिलिया ने सर झुकाकर कहा, माफ कीजिए योर हाइनेस। कार्लाइस ने कहा, मैं तुम्हें फैमिली का सर बना सकता हूँ, पर एम्प्रेस नहीं बना सकता। क्या तुम फिर भी मेरा साथ चुनोगी? सिसिलिया ने जवाब दिया, बस इतना काफी है। अगर मैं फैमिली की मुखिया बन जाऊं तो मुझे खुशी होगी। कार्लाइस ने चेतावनी दी, लेकिन एम्प्रेस का पद इतना आसान नहीं है छोड़ने के लिए। सिसिलिया ने दृढ़ता से कहा, आप ठीक कहते हैं योर हाइनेस। मैंने अपनी जिंदगी इसी सपने के साथ बिताई है, एम्प्रेस बनने का सपना। लेकिन अगर मैं सचमुच एम्प्रेस बनूं तो भी वो खाली तख्त ही होगा जो एम्परर से उधार लिया होगा। मैं ऐसी असली ताकत चाहती हूँ जो मेरी हो, जिसे मैं खुद कंट्रोल कर सकूं, किसी पर निर्भर ना रहूं। कार्लाइस ने उसके मकसद को समझा और सर हिला के बोला, समझ गया। खुशी हुई तुमने मुझे समझा। मैं तुम पर फिर से भरोसा करने की कोशिश करूंगा। सिसिलिया मुस्कुराई और बोली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपके जीत में योगदान देने के लिए। वही गिल्स जो वहां खड़ा था सब सुन रहा था। वो सोच रहा था कि सिसिलिया ने एम्प्रेस की कुर्सी छोड़ दी। इसी बीच राजमहल में हाई प्रीस्ट गैब्रियल गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने सुना आशा परवेज जंग में घायल हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काला जादू उसके अंदर चला जाएगा। अगर उसका इलाज तुरंत ना हुआ तो उसकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ेगा, चाहे वो बच भी जाए। उसने फैसला किया, मुझे खुद प्रीवोस्ट जाना पड़ेगा। आशा बेहोश बिस्तर पर लेटी थी और कार्लाइस उसके पास बैठा उसकी हालत से परेशान था। बेहोशी में उसने अपने बिताए हुए जंग के सपने देखे, जहां वो हिम्मत से डेकर के साथ लड़ रही थी। डेकर चिल्लाया, आशा, ये मॉन्स्टर अजीब बिहेव कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ था। मॉन्स्टर आगे बढ़े अटैक के लिए। एक नाइट की आवाज आई, माय लॉर्ड, अगर आप होली वाटर मैजिक सर्कल पर छिड़केंगे तो वो नलिफाई हो जाएंगे। आशा सोचने लगी, तो अगर मैं इन सब मॉन्स्टर को मार दूं? डेकर बीच में आया और बोला, चलो फिर। तभी एक मॉन्स्टर उसके सामने आया। आशा ने तलवार कस के पकड़ी और चिल्लाई, अलविदा तुम शैतान। और मॉन्स्टर के अंदर जो ब्लैक मैजिक था वो आशा के अंदर चला गया। ये सब सपने में हो रहा था। जब कार्लाइस उसका हाथ पकड़कर तरसती हुई आवाज निकालता, आशा जग जाओ, कृपया प्लीज जग जा। लेकिन आशा होश में न आई। डोरथी की गाड़ी जब पहुंची तो गिल्स तेजी से गाड़ी की तरफ भागा और दरवाजा खोला। डोरथी, उसने पुकारा। वो उतरती हुई बोली, हाँ फादर, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गाड़ी से गिर पड़ी। गिल्स गुस्से में बोला, तुम 23 की हो और फिर भी शिष्टाचार नहीं सीखा? डोरथी घबराकर बोली, माफ कीजिए, गाड़ी रास्ते पर बहुत हिल रही थी। तभी गिल्स बोल पड़ा, सिसिलिया ने एम्प्रेस का पद छोड़ दिया है। डोरथी हैरान हुई, सच में? गिल्स ने क्लेरिफाई किया, वही कहना ठीक नहीं होगा। उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसने कार्लाइस को परेशान कर दिया। साउदर्न वार इशू में घुसकर डोरथी सोच में पड़ गई।
उसने सोचा, फादर ने सावधान वार में क्या रोल लिया था। गिल्स आगे बोला, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसा होगा, इसीलिए मैंने सिसिलिया को इसमें उलझा दिया ताकि वो क्रिटिकल टाइम पर फेल हो जाए। डोरोथी अब अंधेरे ख्यालों में थी। गिल्स ने कहा, मुझे भी थोड़ी देर के लिए प्रोबेशन पे रख दिया गया है, लेकिन फिक्र की बात नहीं, प्रिंस कार्लाइस मुझे छोड़ेगा नहीं। डोरोथी ने झिझक कर पूछा, सच में? क्या आपने लेडी सिसिलिया के साथ हाथ मिलाया था? गिल्स ने थोड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया, हाँ, मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। फिर गिल्स ने डोरथी की तरफ मुड़कर कहा, डोरथी, अब जब मैं तुम्हें इतना दूर ले आया हूँ, तो वक्त आ गया है कि तुम अपना रोल निभाओ। डोरथी ने चौंक कर पूछा, मेरा रोल? गिल्स ने समझाया, काउंट परवेज मौत के किनारे पर है, यही तुम्हारा मौका है प्रिंस कार्लाइस पर एक मजबूत इम्प्रेशन छोड़ने का। डोरथी घबरा गई, काउंट काउंट मरने वाली है? क्या हुआ उन्हें? गिल्स ने ठंडा सा जवाब दिया, तुम्हें डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। डोरथी अंदर से हिल गई। जो काउंट परवेज इतने सालों से प्रीवोस्ट को संभाला, उनके साथ ऐसा हो रहा है, उसने सोचा। फिर उसने पूछा, और दूसरे लोग? गिल्स ने बोला, उनका हाल भी कुछ खास अलग नहीं होगा। फिर झुककर धीरे से बोला, बिना वजह किसी से इमोशनल मत होना, समझी? ये कहकर वो कमरे से चला गया। डोरथी चुप बैठी रही, आंखों में आंसू लिए, दिल में गिल्ट और दुख के साथ। वो मुझसे कह रहा है, उनकी मौत को मौके की तरह लो, क्या ये सही है? उसने सोचा। धीरे से जमीन पर बैठ गई, सोच में डूबी हुई। अगली सुबह ठंडी सुबह की रोशनी में कार्लाइस आशा के बिस्तर के पास बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए। देकर पास ही खड़ा था। कार्लाइस ने अपनी डिवाइन पावर से उसे जगाने की कोशिश की। देकर हैरान हो गया, आप डिवाइन पावर यूज कर सकते हैं? कार्लाइस ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, थोड़ा बहुत। मैं देवताओं का आशीर्वाद लेकर पैदा हुआ हूँ, याद है? डेकर ने कहा, तो वो बात सिर्फ कहावत नहीं थी। कार्लाइस ने गहरी सांस ली, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो बस टेम्पररी है, जल्दी से एक हीलिंग प्रीस्ट बुलाना होगा। फिर उदास होकर बोला, लेकिन टेम्पल तो इम्पीरियल फैमिली के पक्ष में जा चुका है। डेकर ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी प्रीस्ट को किडनैप भी कर लूंगा। कार्लाइस ने सख्त स्वर में कहा, अगर तुमने प्रीस्ट को उठाया तो चर्च चुप नहीं बैठेगा, पर चाहे जो हो जाए मैं काउंट को बचाऊंगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। डोरथी अंदर आई और बोली, माफ कीजिए, मैं बस अपना सम्मान देने आई थी, योर हाइनेस। कार्लाइस ने थोड़ा ठंडा होकर कहा, मुझे लगा था, मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारा सम्मान मैं बिना मिले भी स्वीकार कर लूंगा। क्या लॉर्ड राफेल ने तुम्हें भेजा है देखने के लिए कि काउंट परवेज मर चुकी है या नहीं? डोरथी घबरा गई, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डेकर ने उसकी तरफदारी की, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं योर हाइनेस? मेहमान आकर मिले भी ना जाए, ये भी तो खराब लगता है। कार्लाइस ने थोड़ा नरम होते हुए कहा, मैं शायद ओवर रिएक्ट कर गया। आई एम सॉरी लेडी। डोरथी ने झुककर कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे अफसोस है अगर मैंने दखल अंदाजी की हो तो। डेकर ने देखा वो घबरा रही है। उसने पूछा, क्या आप ठीक है माय लेडी? डोरथी ने आंखों से आंसू पोंछे और बोली, मैं वो, माफ कीजिए। डेकर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, प्रिंस कार्लाइस जब गुस्सा होते हैं तो मैं भी कभी कभी आंसू ले आता हूँ। डोरथी ने पूछा, क्या काउंट ठीक है? डेकर ने कहा, वो ठीक हो जाएंगी, प्रिंस कार्लाइस ने वादा किया है। डोरथी ने दृढ़ स्वर में कहा, काउंट एक मजबूत और बहादुर महिला है, वो जरूर ठीक हो जाएगी। अगर मेरी कोई मदद लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। डेकर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। जब वो जाने लगा, डोरथी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। कुछ दिन बाद डोरथी आशा के बिस्तर के पास बैठी थी। कार्लाइस पास ही खड़ा था। डोरथी ने कहा, काउंट पर किसी बहुत शक्तिशाली डेमोनिक एनर्जी का असर हुआ है। कार्लाइस ने हैरानी से पूछा, मुझे नहीं पता था तुम्हें ऐसी जानकारी है।
डोरथी थोड़ा घबरा गई। मैंने एक किताब में इन लक्षणों के बारे में पढ़ा था, कार्लाइस ने कहा। अगर उन पे डिमोनिक एनर्जी का प्रभाव है तो तुरंत एक हीलिंग प्रीस्ट को बुलाना होगा। पर मुझे शक है कि कोई प्रीस्ट यहाँ प्रीवोस्ट में आएगा। डोरथी थोड़ा झिझक कर बोली, मुझे नहीं पता ये कहना चाहिए या नहीं। फिर वो थोड़ी देर चुप हो गई। उसकी आंखों में परेशानी थी। फिर धीरे से बोली, इस लेवल की डिमोनिक एनर्जी के लिए एक दो हीलिंग प्रीस्ट से काम चलने वाला नहीं है। इसको संभालने के लिए किसी ऐसे जैसे हाई प्रीस्ट गैब्रियल की जरूरत पड़ेगी। कार्लाइस ने आगे कहा, गैब्रियल, वो बंदा जो आशा और प्रीवोस्ट को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ जुड़ा हुआ है। तुम शायद नहीं जानती, पर वो एम्प्रेस के पक्ष में खड़ा है। मैं कैसे भरोसा करूं कि वो काउंट परवेज को हिल करेगा? डोरथी थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर बोली, अगर काउंट परवेज की जान बचानी है तो दुश्मन का हाथ भी मांग लेने में कैसी शर्म। कार्लाइस ने उत्तेजित होकर पूछा, तुम क्या कह रही हो? वो खड़ी हुई और गहरी आवाज में बोली, काउंट परवेज को बचाने के लिए एक रास्ता है, हाई प्रीस्ट की डिवाइन पावर। और जितना वक्त हम बर्बाद करेंगे काउंट का हाल उतना ही खराब होता जाएगा। हमें गैब्रियल को यही लाना होगा, चाहे कितना भी रिस्क क्यों ना हो। कार्लाइस ने थोड़ा सोचा। वो आदमी पहले भी काउंट परवेज के सामने दोस्ताना नजर आया था। अगर हम टेम्पल को आशा की तबीयत के बारे में जल्द ही बता दे तो हो सकता है गैब्रियल रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, उसने कहा, चलो टेम्पल को ये न्यूज़ लीक करते हैं। डोरथी ने छोटी सी उम्मीद भरी आवाज में पूछा, सच में? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम कुछ लोगों से अलग सच्ची फिक्र करती हो परवेज की। तभी किसी ने जोर से बाहर चीख कर पुकारा, योर हाइनेस, तुरंत बाहर आइए। डोरथी घबरा गई। कार्लाइस उसका हाथ थामकर बाहर निकला। लियोनेल खड़ा था, सांस फूली हुई। क्या हो गया? कार्लाइस ने पूछा। लियोनेल ने जवाब दिया, वो हाई प्रीस्ट गैब्रियल अभी अभी प्रीवोस्ट पहुंच गया है। कार्लाइस का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। हाई प्रीस्ट गैब्रियल नॉक्स की कैरेज प्रीवोस्ट के दरवाजे पर रुकी। अंदर जाकर गैब्रियल शांत बैठा था। कार्लाइस उसके सामने खड़ा था। गैब्रियल ने कहा, काफी दिनों बाद मिले योर हाइनेस। कार्लाइस का जवाब तीखा था, तुमसे मिलने का मन खास नहीं था मेरा। गैब्रियल कंपोज्ड रहा, मुझे पता है तुम मुझे कैसे देखते हो, पर शांत रहिए। मैं काउंट परवेज से मिलने आया हूँ, तुमसे नहीं। कार्लाइस की आंखें तंग हो गई। क्यों? मैंने सुना है उसको ब्लैक मैजिक का असर हुआ है। तुम काउंट की मदद क्यों करना चाहते हो? गैब्रियल का चेहरा नरम हुआ। काउंट परवेज तुमसे अलग है। वो इतनी धार्मिक और सही है, किसी सेंट की जैसे। एक भक्त के रूप में मैं ऐसी जिंदगी को अनदेखा नहीं कर सकता। कार्लाइस उसकी बातों को तोलता रहा। उसके चेहरे पर अगर झूठ होता तो वह दिख जाता। इस बात से ये लग रहा था कि अभी के लिए, जब मैं आशा को अपनी ताकत से नहीं जगा सकता, मुझे इस आदमी पर भरोसा करना पड़ेगा। इसी वक्त लियोनिल अंदर आया। कार्लाइस ने उसकी तरफ देखा और कहा, लियोनिल, हाई प्रीस्ट काउंट परवेज का इलाज करेगा। कोई भी उसके कमरे के पास न आए। लियोनिल थोड़ा झिझका, क्या सच में? कार्लाइस ने नोट किया, हाँ, ठीक है, मैं बाहर गार्ड करूंगा। बेहतर है कि कोई भी पास न आए। अजनबी ऊर्जा इलाज के दौरान बैड इंटरफेरेंस कर सकती है। लियोनेल ने अंतिम रूप से हाँ कर दी। अंदर कमरे में गैब्रियल ने रिचुअल की तैयारी की। उसने आशा का हाथ पकड़ा। कार्लाइस चिंतित था। कितना वक्त लगेगा? उसने पूछा। शायद 1 घंटा, गैब्रियल ने कहा। कार्लाइस एक गहरी सांस लेकर पीछे हट गया। गैब्रियल कमरे में तन्हा रहकर आशा पर ध्यान लगाकर सोच में डूब गया। वो सोच रहा था, ये डार्क मैजिक बारबेरियन से आया है। उसने अपने भावुक चेहरे पर झिलमिलाहट छुपाई। वास्तव में
मेरे पास कोई पवित्र शक्ति या सीधा हीलिंग का हुनर नहीं है, पर इस तरीके से, एक खास विधि से मैं इस डार्क मैजिक को निकाल सकता हूँ। उसके चेहरे पर दुख की एक हल्की सी झलक उभर आई। मुझे लगा था डार्क मैजिक में डूबने के बाद मैंने सारी भावनाएं खो दी है, पर काउंट परवेज को इस हाल में देखकर दिल में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है? उसने आशा का हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैं कभी नहीं चाहता था तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, पर तुम अब भी जिंदा हो। इसका मतलब तुम्हें भगवान ने खुद चुना है। मैं तुम्हारे सब बोझ मिटा दूंगा। तुम्हें एक पवित्र, सुख भरी जिंदगी जीनी चाहिए, दुनिया के दुखों से परे। वो थोड़ा और झुक गया, धीरे से फुसफुसाया, मेरे पास ही रहो। अचानक आशा के होठ थोड़े से हिले, उसकी पलकें हल्के से खुली। गैब्रियल की सांस रुक गई। काउंट, कैसी तबीयत है आपकी? उसने पूछा। आशा की नजर धुंधली थी। उसने हल्की सी आवाज में कहा, हाई प्रीस्ट। गैब्रियल ने सुकून भरी सांस ली। थैंक गॉड, मुझे लगा मैंने देर कर दिया। उसने धीरे से उसे बैठने में मदद की। आशा ने कमजोर आवाज में पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं, योर होलीनेस? गैब्रियल बोला, आपको बोलने की जरूरत नहीं। अभी आप कमजोर है, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो वो कहना चाहता था। आप अभी थोड़ी उलझन में हैं, पर मुझे कुछ जरूरी बताना है। आशा चुप रही, ध्यान से सुनती रही। गैब्रियल ने गहरी सांस ली और बोला, जब आप बेहोश थी, एम्परर का देहांत हो गया। अब प्रिंस मैथ्यूस ने सिंहासन संभाल लिया है। प्रिंस कार्लाइस प्रीवोस्ट भागकर आया और अब कैसल उसके कब्जे में है। आशा ने हल्की सी सांस ली। भागकर आया? हाँ, गैब्रियल बोला, और लगता है वो अब विरोध की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान वो आप पर मेहरबानी दिखाएगा ताकि आर्मी को अपने पक्ष में करे, पर आप फिर से उसके झूठ में मत आना। आशा का सर भारी होने लगा। गैब्रियल ने फिर कहा, लेडी सिसिलिया दुप्रेथ भी यहाँ कैसल में है। शायद उसने प्रिंस कार्लाइस से एम्प्रेस बनने के लिए समझौता कर लिया है। उसकी आवाज में कड़वा सत्य था। मुझे नहीं लगता इम्पेरियल फैमिली में कोई भी सच में एम्पायर के भले के लिए सोचता है। प्रिंस मैथ्यूज अपने बेवकूफ़ी से एम्पायर बर्बाद करेगा, और अगर कार्लाइस राजगद्दी छीनने के लिए विरोध करेगा तो हजारों लोग मारे जाएंगे। गैब्रियल थोड़ा झुककर बोला, क्या तुम्हें लगता है प्रिंस कार्लाइस उन लोगों का एहसान मानेगा जो उस जंग में मरेंगे? एक ऐसा आदमी जो कभी प्रीवोस्ट के लोगों को बारबेरियंस कहकर नीचा दिखाता था। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मैं एक आम आदमी था और सब तुच्छता के बावजूद यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं नहीं देख सकता कि अब भी घमंडी लोग इस एम्पायर पर राज करें और मासूमों को दबाए। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात समझो। चलो साथ मिलकर इस एम्पायर को उसके असल रूप में वापस लाए। उसने आशा का हाथ पकड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आशा ने तुरंत हाथ खींच लिया। गैब्रियल ने उसकी झिझक महसूस कर ली और आवाज नर्म कर दी। माफ कीजिए, शायद मैं थोड़ा जल्दी में था। आप अभी होश में आई हैं और उलझन में भी होंगी, पर आप जल्दी ही मेरी नीयत समझ जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। आप अगर कोई भी मानवा रेकमेंड करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कंप्लीट मानवा मुझे रेकमेंड करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप थोड़ा भी वेट करें।
मैं आपको कंटिन्यू एपिसोड्स देना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस, स्टोरी को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हर वीडियो पे कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच।